प्रोफेसर अरुण, जनता के लिए ये जो पहली खेप सरकार ने सर जारी की है और बाकायदा इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है, क्या ये वैलिड ग्राउंड सर नजर आता है? प्रोफेसर अरुण, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। देखिए, ऐसा है कि हमको ये मान के चलना है कि अभी एनर्जी की शॉर्टेज है और एनर्जी के साथ साथ और भी बहुत चीजों की शॉर्टेज है, तो इसलिए उत्पादन कम होगा और दाम बढ़ेंगे। इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि ये तो सप्लाई शॉक है। सप्लाई शॉक से तो आप बच नहीं सकते। तो अभी तो 3 रुपया जो बढ़ा है, मेरा मानना है कि अंत में जाके तो 20 रुपए तक बढ़ेगा। हाँ, ये इसी सवाल पर, हाँ सर, इसी सवाल पर मैं ला रही थी जी हाँ, कि ये पहली खेप है क्या, और क्या ये आज सबसे बड़ा सवाल पर ये भी दर्शक सुनने वाले हैं, ये पहली खेप है सर, एंड इट विल गो अप टू 20 रुपीज पर लीटर। जी हाँ, तभी तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी कह रही है, तभी तो उनका वो जो लॉस हो रहा है, तभी तो लॉस खत्म होगा। लेकिन मेरा कुछ और भी कहना है इसके साथ साथ कि वो ये कि जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम क्यों नहीं उठा रही है। जैसे कि हम 25% एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जब 25% जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी क्रूड से ही तो आ रहा है, और हमारी क्रूड की शॉर्टेज बढ़ जाती है। और 15% तो क्रूड की वैसे ही जब मार्च में कटौती हो गई थी, तो 15% कटौती हो गई, मतलब 100 का 85 हो गया, 85 में से 25 आपने बाहर भेज दिया, तो आपके पास 60 ही बचा। तो आपका जो क्रूड का स्टॉक है वो 40% गिर रहा है। हाँ। और इसलिए मेरा मानना है कि इस 2.5 महीने में तो क्रूड का स्टॉक इतना गिर गया है। सर, हमने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी, माफ कीजिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी 1.5 महीना पहले, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने हटा ली। हमने और खुला हाथ दे दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि बाहर बेचिए तेल, मुनाफा कमाइए। तो ये गलत है, क्योंकि हमें तो अपना क्रूड बचाना है, क्योंकि हमें पता नहीं और कितने समय तक शॉर्टेज रहेगी। हाँ। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता, हाँ, तो ये शॉर्टेज तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो भी जो बाकी कंपनियां हैं, जो बाकी जो विदेश से आता है तेल, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये परेशानी बढ़ती जाएगी। नहीं सर, इतना सर, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे जो सुनना चाहती हूँ, ये कि ये टैक्स जो बढ़ते बढ़ते इतना लद गया आम जनता पर पेट्रोल और डीजल में। 3 महीने पहले 30 रुपए सस्ता पेट्रोल, 30 रुपए पर लीटर सस्ता पेट्रोल मिल सकता था 3 महीने पहले। जी हाँ, नहीं मिला हमें। जी हाँ, तो देखिए, ऐसा है कि जो तेल जैसे हम लोग कहते हैं कैश काउ, हाँ। जब भी सरकार को रेवेन्यू चाहिए होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स से लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सुप्रिया कह रही थी, वो हमारा पेट्रोलियम से आता है, लिकर से आता है, और बिजली से और रियल एस्टेट से आता है। तो वो हम जो ले रहे हैं जिससे कि हमारा डेफिसिट कम हो। लेकिन मेरा मानना है कि हम डायरेक्ट टैक्स से अगर उठाएं तो इनडायरेक्ट टैक्स से लेने की जरूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट टैक्स जो जीडीपी रेशियो है वो 6.5% के आसपास ही घूमता रहता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 11.5% है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लेते हैं तो उसका आम आदमी पे बोझ पड़ता है। अगर हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, हाँ, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, तो जो आम आदमी पे बोझ कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारी नीतियां बदलने की जरूरत है। अब सर, इसमें भाई ये भी तो कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत कीजिए। अब किसान अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी फसल का जो उत्पादन है वो भी घटता दिखाई देगा ना। बिल्कुल, देखिए, तो वहां किसानों को भी लॉस होगा। एक तो पेट्रोल डीजल का लॉस होगा, दूसरा उर्वरक इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लॉस होने वाला है किसानों को। नहीं, वो उर्वरक कम इस्तेमाल करेंगे, और कहा जा रहा है कि जैविक उर्वरक इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जैविक उर्वरक की तरफ जाने में कई साल लगेंगे। आपको याद है श्रीलंका में 4 साल पहले कितना क्राइसिस आया था, क्योंकि उन्होंने जैविक को कर दिया था, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, और वो प्रैक्टिस उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए वहां क्राइसिस आया। तो इसलिए हमें भी उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। उत्पादन सर कम होगा, अगर ये अग्री प्रोडक्ट्स जितने हैं, खेती से जो उत्पादन होता है, ये अगर कम होता दिखेगा तो खाद्य महंगाई भी बढ़ती दिखेगी। फिर तो कुल मिलाकर गेहूं पर, चावल पर सारी महंगाइयां बढ़ती दिखेंगी। तो 2 चीजें हैं, एक तो जो खाड़ी से फर्टिलाइजर आता था वो कम हो गया, और दूसरा हमारे यहाँ जो क्रूड का इस्तेमाल हो रहा था जो फर्टिलाइजर के लिए, वो कम हो गया। तो इसलिए फर्टिलाइजर की शॉर्टेज तो बढ़ी गई है। और जैसे आप सही कह रहे हैं कि अभी तो सुपर एल नीनो के भी चांस है। सुपर एल नीनो अगर जुलाई अगस्त में आया तो सूखा भी पड़ेगा और फर्टिलाइजर भी कम इस्तेमाल होगा, तो दोनों तरफ से हमारे खाने पीने पे जो धक्का लगेगा। और अगर ये डीजल और पेट्रोल के दाम सर इसी तरह बढ़ते रहे तो जितनी एमएसएमईज हैं, जितने माइक्रो मैक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी प्रोडक्शन घटता दिखाई देगा, क्योंकि वहां भी डीजल इस्तेमाल होता है, वहां भी एलपीजी इस्तेमाल होती है, वो भी उद्योग धंधे भी चौपट होते दिखेंगे। मैं बड़ा
फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछ रही हूँ आपसे सर। वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। जो हमारे माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं वो उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता, तो जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं तो उनका उत्पादन कम हो जाता है। और क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रॉ मटेरियल जैसे प्लास्टिक्स है, बाकी और चीजें हैं, तो वो सारे कम हो जाएंगे, उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो उनका जो उत्पादन है उस पर असर पड़ेगा। तो जो स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स है उन पे नेगेटिव असर तो होने ही वाला है। तो जो जीडीपी में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो गोल्ड प्रोडक्शन का और गोल्ड ऑर्नामेंट्स का सब वो पूरा जो बिजनेस है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 7% है, तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को धक्का है कुल मिलाकर। मेरा मानना है कि गोल्ड की इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि गोल्ड तो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। अगर गोल्ड की जगह आप बाकी चीजें और लाएंगे, 7% उस बिजनेस का आप तो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। 7% कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी वो गोल्ड के बिजनेस से आता है और लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं उस बिजनेस में। देखिए ऐसा है कि गोल्ड एक लग्जरी प्रोडक्ट है और वो इनएसेंशियल है। आपके एसेंशियल प्रोडक्शन के लिए अगर आप जो फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी तो बाकी सब जगह भी तो कटौती हो रही है। अगर आप इस 7% को बचाने के लिए 15% का नुकसान कर देंगे तो नेगेटिव 8% नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि गोल्ड इतना एसेंशियल नहीं है जितना कि बाकी और चीजें एसेंशियल हैं। जैसे आपने सही कहा, माइक्रो यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स को बचाना वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए वहां पे उनको मदद देनी चाहिए और गरीब आदमी को सब्सिडाइज करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी की डिमांड कम हो जाएगी तो वैसे ही उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है? नहीं, फिर अगर ये डीजल और पेट्रोल ऑलरेडी हमारे पास नहीं है और हम खरीदने को भी राजी नहीं है। एक सेकेंड आशुतोष, ये इतना